नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल पर। और आज लेकर फिर से उपस्थित हैं जीएस के अंतर्गत जो आपके मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं उन क्वेश्चनों को देखने के लिए। तो दोस्तों, आप सभी बिल्कुल रेडी होंगे और हम लोग जैसे डेली क्वेश्चन करते हैं उसी तरह से आज फिर से क्वेश्चनों की शुरुआत करते हैं। चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन पे। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में न्यायिक पुनर्वलोकन की शक्ति किसे प्राप्त है? विकल्प क्या दिए गए हैं? राष्ट्रपति को, संसद को, सर्वोच्च न्यायालय को या फिर उच्च न्यायालय को, मंत्रिपरिषद को। तीनों में से न्यायिक पुनर्वलोकन की शक्ति के अंतर्गत किसको दी गई? कौन सी शक्ति ऐसी है जो न्यायिक पुनर्वलोकन की शक्ति कहा जाता है? दोस्तों, तो पहली चीज तो ये जानिए कि न्यायिक पुनर्वलोकन आखिर होता क्या है। ये होता है कि कानून या कार्यपालिका का निर्णय जो भी है, अगर वो संविधान के अनुरूप नहीं है या संविधान को किसी तरह से क्या करता है, सीमित कर देता है, तो उसे फिर से खारिज कर देना और फिर से अपना पुराना संविधान को लागू कर देना, ये एक न्यायिक पुनर्वलोकन जो यहाँ पे पूछा गया है वो है। ये शक्ति किसे दिया गया है? तो ये शक्ति आपको दी गई है सर्वोच्च न्यायालय को। किसे मिली हुई है? तो सर्वोच्च न्यायालय को ये शक्ति मिली हुई है। ये आपको याद रखना है, ठीक है? किसे? सुप्रीम कोर्ट को। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। हम अपने अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। हमारा आज का अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा भाग नागरिकता से संबंधित है? भाग 1, भाग 2, भाग 3 या फिर भाग 4? तो देखिए दोस्तों, अगर किसके बारे में पूछा तो ये नागरिकता के बारे में पूछा। नागरिकता किसमें आती है? भाग 2 के अंतर्गत आती है। और भाग 2 के अंतर्गत भी 5 से लेकर 11 जो आर्टिकल हैं, इन 11 आर्टिकल्स के अंतर्गत आती है। इसी में नागरिकता बताई गई है कि नागरिकता की होगी क्या। जो व्यक्ति भारत में आ रहा है उसकी नागरिकता क्या होगी, जो भारत से बाहर जा रहा है उसकी नागरिकता पे क्या प्रभाव पड़ेगा। और जब संविधान का प्रारंभ होता है तब जो विभाजन होता है, विभाजन के टाइम पे किस तरह से लोगों की नागरिकता को निर्धारित किया जाएगा। अच्छा, इन सभी शक्तियों को किसे सौंपा गया है? ये सभी शक्तियां आपकी पार्लियामेंट अर्थात संसद को दी गई है। संसद हर तरह के नियमों को जो है बना सकती है। इसी को ध्यान में रखते हुए 1955 में एक अधिनियम बनाया गया जिसे नागरिकता अधिनियम 1955 कहा गया। ठीक, इस चीज को आपको अच्छे से याद रखना है। हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। हमारा आज का अगला प्रश्न है, शून्यकाल 0 आवर का संबंध किससे है? प्रश्नकाल से, संसद सत्र से, कार्य स्थगन से या फिर संसद की कार्रवाइयों से? तो देखो बेटा, इसमें सीधी सी बात पूछ रहा है कि बेटा शून्यकाल क्या है या 0 आवर क्या है। देखिए, अब यहाँ पे सीधा दिया गया प्रश्नकाल, तो प्रश्नकाल नहीं मानना है, ना ही संसद सत्र मानना है। क्यों? क्योंकि ये कार्यवाहियों का एक साधन है। जब आप पूरी पॉलिटी पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे कि संसद की कार्यवाहियों का जो संचालन किया जाता है वो कौन सा क्या तरीके होते हैं, उस तरीके के अंतर्गत शून्यकाल को रखा जाता है। तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट क्या हो जाता है? इसमें ये आपका इम्पोर्टेंट हो जाता है, कार्यवाहियों का एक साधन होता है। ठीक, और इसमें क्या है, इसमें हमेशा जो सदस्य तत्काल सार्वजनिक महत्व के मुद्दे को उठा सकते हैं। ठीक, और ये शुरू कब होता है? ये शुरू होता है आपके प्रश्नकाल के जस्ट बाद में। ठीक, और संविधान में इसका कोई उल्लेख नहीं है, लेकिन फिर भी संसदीय परंपरा में इसका विशेष महत्व है, इसीलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। डी आंसर इज द राइट आंसर। हम चलते अपने अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में वित्त विधेयक मनी बिल केवल किस सदन में प्रस्तुत किया जाता है? ठीक, इसमें है राज्यसभा में, लोकसभा में, दोनों सदन में या फिर राष्ट्रपति भवन में। तो देखिए बेटा, यहाँ पे सिंपल सा है, आप सभी जानते हैं कि राष्ट्रपति भवन का तो कोई अर्थ नहीं है। ठीक, लेकिन जो वित्त विधेयक है, मनी बिल है, इसमें आपको मैं बताना चाहूंगा कि चाहे वो आपका फाइनेंस बिल हो, ठीक, या फिर आपका मनी बिल हो, दोनों की कंडीशन क्या होती है, इसे प्रस्तुत कहाँ किया जाता है? इसे लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है। लोकसभा में प्रस्तुत किए जाने के बाद की चीजें अलग हो जाती है। राज्यसभा भी जाता है, लेकिन राज्यसभा में क्या है, 14 दिन तक ही उसे रोका जा सकता है। अगर 14 दिन में राज्यसभा कोई रिकमेंडेशन नहीं देता है तो उसे पास मान लिया जाता है। और अगर मान लीजिए रिकमेंडेशन देता भी है तो ये लोकसभा की स्वेच्छा होती है कि वो उसे स्वीकार करे या फिर अस्वीकार करे। ठीक, तो इसलिए इसे भी आपको कंसीडर कर लेना है, याद कर लेना है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला प्रश्न, भारत में संघ सूची में कितने विषय शामिल हैं? ठीक, सिंपल सा क्वेश्चन है। 97 विषय हैं, 100 विषय हैं, 66 विषय हैं या फिर 52 विषय हैं? तो देखो बेटा, यहाँ पे अगर हम बात करें तो ये आखिर आता कहाँ पे है, किस अनुसूची में आता है? तो ये 7वीं शेड्यूल में या 7वीं अनुसूची में आपके पूरे विषय दिए गए हैं।
जिसमें 3 विषय दिए गए हैं। एक तो क्या है आपका संघ सूची है जो यहाँ पे पूछा जा रहा है, दूसरा आपका राज्य सूची है, तीसरा आपका क्या है समवर्ती सूची है। अगर संघ सूची की बात करते हैं तो संघ सूची में आपके वर्तमान में कितने विषय हैं, तो टोटल 100 विषय हैं। लेकिन जब संविधान लागू किया गया था उस समय यहाँ पे कितने विषय थे, तो 97 विषय इस समय मौजूद थे जब संविधान को लागू किया गया था। ठीक, लेकिन अगर वहीं पर राज्य सूची की बात करते हैं कि आखिर बेटा राज्य सूची में कितने विषय हैं, तो देखिए राज्य सूची में आपके टोटल 61 विषयों को सम्मिलित किया गया। वहीं पे समवर्ती की अगर बात कर लें कि बेटा समवर्ती क्या है, ठीक, तो समवर्ती सूची ऐसे विषय होते हैं जहाँ पे आपका राज्य एवं केंद्र दोनों कानून बना सकता है और इसमें टोटल आपके 52 विषय हैं। और राज्य में केवल राज्य कानून बना सकता है, संघ सूची में आपका केवल केंद्र ही कानून बना सकता है। अच्छा, इसमें केंद्र सूची में क्या आता है, इसमें जैसे रक्षा मंत्रालय हो गया, विदेश नीति हो गया, मुद्रा हो गया, रेलवे हो गया, ठीक, इस तरह के विषयों का उल्लेख किया जाता है। ठीक, क्लियर बेटा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला प्रश्न है, भारत का पहला उपराष्ट्रपति कौन था? सिंपल सा सबसे आसान क्वेश्चन है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जाकिर हुसैन या फिर वीवी गिरी। तो आपके ये कौन थे? तो ये आपके सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। ठीक है, और यही बाद में दूसरे जो है देश के राष्ट्रपति भी बनते हैं। कौन? सर्वपल्ली राधाकृष्णन। इसलिए आपको इन्हें याद रखना है। ठीक, हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा आयोग आपका संविधान में उल्लेखित नहीं है? अब 4 आयोग हैं, चुनाव आयोग है, वित्त आयोग है, नीति आयोग है या फिर संघ लोक सेवा आयोग है। तो इनमें से कौन सा ऐसा है जो कि संविधान में उल्लेख नहीं? अगर चुनाव आयोग की बात करते हैं तो 324 में सभी लोगों को याद है। ठीक, वित्त आयोग की बात करते हैं, वित्त आयोग भी आपको याद है, 280 में दिया गया है। नीति आयोग की बात करते हैं तो बेटा नीति आयोग को तो विभाजित करके कहाँ से? योजना आयोग से बनाया गया। कहाँ से? तो जो आपका योजना आयोग था ना उसी से तो इसे बनाया गया। बनाया कब गया था? तो इसे बनाया गया था 2015 में। तो इसका उल्लेख तो कहीं संविधान में मिलता नहीं। तो इसका सही क्या हो जाएगा? आपका सही यही हो जाएगा। अगर संघ लोक सेवा आयोग की बात करते हैं तो ये आपका जानते ही 312 से ही स्टार्ट हो जाता है आपके संविधान में। ठीक, लेकिन जो संघ लोक सेवा आयोग संघ की अगर बात करते हैं, जो संस्था बनाई गई थी, ये 315 में मिल जाती है। तो इसे आपको भी याद रखना है। तो इसका सही आंसर नीति आयोग हो जाएगा। चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पे। अविश्वास प्रस्ताव किसके विरुद्ध लाया जाता है? राष्ट्रपति के विरुद्ध, लोकसभा अध्यक्ष के विरुद्ध, मंत्रिपरिषद के विरुद्ध, राज्यसभा के विरुद्ध। तो ये संसद की कार्रवाई के अंतर्गत ही आ जाता है। और अविश्वास प्रस्ताव क्या है कि अगर कभी जो है सरकार के ऊपर विश्वास न रह जाए या ऐसा लगे कि सरकार को बहुमत प्राप्त नहीं है, उस कंडीशन में प्रस्तुत किया जाता है। और ये किसके प्रति होता है? तो ये मंत्रिपरिषद के विरुद्ध होता है। और इसमें ये सिद्ध करना होता है कि मंत्रिपरिषद को लोकसभा में अभी भी विश्वास हासिल है या फिर उसे एक जो आपके बहुमत वाला मत होता है वो प्राप्त होता है। ठीक, तो ये कहीं ना कहीं लोकतंत्र का देखें तो सबसे महत्वपूर्ण उपकरण के रूप में रहता है। चलते हैं अब अपने अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? ठीक, सबसे आसान क्वेश्चन है। प्रधानमंत्री करता है, संसद करता है, राष्ट्रपति करता है या फिर राज्यपाल करता है? ठीक, अगर बात करते हैं उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति की तो इसमें राष्ट्रपति के द्वारा सी आंसर राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। लेकिन हाँ, यहाँ पे क्या है, एक कोलिजियम पद्धति को भी अपनाया जाता है जिसमें क्या है, एक आपका सीजीआई हो जाता है, मुख्य न्यायाधीश हो जाता है, इसके साथ में 4 अन्य वरिष्ठ न्यायाधीशों का परामर्श भी शामिल होता है। वो जिसके रिकमेंडेशन को राष्ट्रपति को सौंपते हैं उसी को क्या है आपका न्यायाधीश बनाया जाता है। ठीक, क्लियर बेटा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला प्रश्न है, संविधान में कौन सी अनुसूची केंद्र राज्य संबंधों से जुड़ी हुई है? ठीक, देखिए फिर से वही पूछ रहा है, केंद्र राज्य संबंधों से जुड़ी हुई कौन सी अनुसूची है? अभी थोड़ी देर पहले हमने बताया पहली, 7वीं, 9वीं या फिर 10वीं। तो इसमें देखिए बेटा सीधा सा आंसर है 7वीं। जो 7th शेड्यूल है ये किससे जुड़ी हुई है? ये आपके संघ सूची राज्य सूची के विषयों से जुड़ी हुई है। इसी वीडियो में आप आगे का प्रश्न देखेंगे, उसमें ये सारी चीजें हम क्लियर कर चुके हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में लोकपाल की स्थापना किस वर्ष हुई है? लोकपाल जाओ आप सभी जानते हैं कि काफी चर्चित था। ठीक, ये 2011 में हुई, 2012 में या फिर 2013 में या फिर 2014 में। तो इसका जो सही आंसर है ये 2013 में जो है इसका गठन किया गया था। ठीक, कब? तो 2013 में। क्लियर। और इसमें एक चीज और खास है। क्या खास है? इसके लिए लोकपाल लोकायुक्त अधिनियम 2013 को बनाया गया था, लेकिन ये संस्थान बाद में काम करना शुरू करती है, लगभग जाके 2019 में काम करना
करना शुरू करती है। ठीक, इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य भ्रष्टाचार से निपटारा करना है। ठीक, निपटना है पूरी तरह से। लोकपाल आपका केंद्र के लिए हो जाता है, लोकायुक्त आपके राज्य के लिए हो जाता है। क्लियर? चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं है? ठीक, राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान करना, पर्यावरण की रक्षा करना, करों का भुगतान करना, वैज्ञानिक दृष्टिकोण को विकसित करना। तो इसमें कौन सा है? तो इसमें बेटा सीधा सा आंसर है, करों का भुगतान करना जो है राष्ट्रीय मौलिक कर्तव्य नहीं है। ठीक, जो कि आपका 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से 51A को जोड़ा गया था। इसमें जो है कहीं पे भी करों के भुगतान को सम्मिलित नहीं किया गया। हाँ, ये चीज अलग है कि जो स्वर्ण सिंह थे उन्होंने इसके रिकमेंडेशन जो दिया था, लेकिन सरकार ने इसे अपनाया नहीं था। ठीक, इसके अलावा टोटल अगर बात करते हैं, ठीक, तो टोटल इसमें वर्तमान में 11 मूल कर्तव्यों को जिक्र किया गया है। क्लियर बेटा? चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद के अंतर्गत लगाया जाता है? अंडर विच आर्टिकल प्रेसिडेंट रूल आर द इम्पोज्ड? ठीक, अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 356, अनुच्छेद 360 या फिर अनुच्छेद 370। देखिए, एक स्पेशल चीज के बारे में पूछ रहा है, राष्ट्रपति शासन अर्थात प्रेसिडेंट रूल। ठीक, ये कहाँ पे? तो ये स्टेट में लगाया जाता है। स्टेट में कहाँ लगाने के लिए? आर्टिकल 356 का प्रयोग किया जाता है, जब संवैधानिक तंत्र पूरी तरह से विफल हो जाता है। शासन मतलब संविधान के अनुसार शासन किसी राज्य में नहीं चल पाता है, उस स्थिति में इसे इम्पोज्ड किया जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला प्रश्न, संसद के संयुक्त सत्र की अध्यक्षता कौन करता है? हु प्रिसाइड ओवर द ज्वाइंट सिटिंग ऑफ पार्लियामेंट? ठीक, कौन करता है? राष्ट्रपति करता है, उपराष्ट्रपति करता है, लोकसभा अध्यक्ष करता है, राज्यसभा सभापति करता है। तो इस मामले में आपको एक चीज याद रखना, सिर्फ और सिर्फ कौन करेगा? लोकसभा अध्यक्ष करेगा, या लोकसभा अध्यक्ष वो नहीं उपस्थित है तो उसका उपाध्यक्ष करेगा, उपाध्यक्ष नहीं उपस्थित तो जो लिस्ट बनती है, लिस्ट का एक मेंबर करेगा। लेकिन कभी भी कोई और इसमें से नहीं करेगा। करेगा तो सिर्फ लोकसभा। ठीक, क्लियर? क्लियर सभी के लिए? ठीक, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला प्रश्न है, संवैधानिक संशोधन विधेयक किस बहुमत से पारित होता है? साधारण बहुमत से, विशेष बहुमत से, एकमत से, राष्ट्रपति की अनुमति से? ठीक, तो वैसे संविधान संशोधन के मामले में कभी भी राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति की तो आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन हाँ लास्ट में तो अनुमति लेनी पड़ती है। ठीक, एकमत का तो कोई सवाल ही नहीं, क्योंकि संविधान संशोधन है, उसमें तो काफी लोगों का जो है लगेगा। ठीक, साधारण बहुमत कुछ में तो चल जाता है, लेकिन इसमें जो है आपकी सामान्यता जो लिया जाता है, ये विशेष बहुमत ही लिया जाता है। संविधान संशोधन के लिए किस बहुमत की आवश्यकता होती है? तो विशेष बहुमत की बेटा यहाँ पे आपकी आवश्यकता होती है। ये आपका जो है स्पेशल मेजोरिटी इसमें सही हो जाएगा। चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पे। फिलहाल आज ये आज का अंतिम क्वेश्चन था, और ये क्वेश्चन का जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। भारत में एकल नागरिकता की व्यवस्था किससे प्रेरित है? अमेरिका से, कनाडा से, ब्रिटेन से या फिर ऑस्ट्रेलिया से? किसकी बात कर रहा है? एकल नागरिकता की। तो बेटा जहां से भी ये आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके इसका आंसर बता देना है। ठीक, और बाकी देख ले रहे हैं एक बार जो लास्ट क्लास हमारी थी उसका आंसर क्या होगा। भारत में सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाला राज्य कौन है? यहाँ पे राज्य की बात हमने किया है, असम है, मेघालय है, अरुणाचल प्रदेश है या फिर सिक्किम है। तो इसका सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? सही आंसर आपका हो जाएगा मेघालय। ठीक, मेघालय में सर्वाधिक वर्षा प्राप्त होती है। ठीक है दोस्तों, तो आज की इस वीडियो में हम लोग इतना ही रखते हैं। आपको अगर ये वीडियो हमारा पसंद आता है तो इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। और हमारे डेली इसी तरह के नए लेटेस्ट वीडियो के लिए आप बेल आइकन को जरूर दबाइए। हम लेकर उपस्थित होंगे कल आपके लिए एक नया वीडियो। तब तक के लिए सभी को नमस्कार।